सब तैयार थे। लोगों को पृथ्वी से एस्टेरॉयड के टकराने की चेतावनी दे दी गई। अंतरिक्ष विमान के विषय में जानकारी गुप्त रखी गई, जिससे लोगों को ऐसा ना लगे कि उनके नेता उनके साथ विश्वासघात कर रहे थे और उनमें डर न भर जाए और कहीं वे एयरपोर्ट पर आक्रमण ही ना कर बैठें। उसी प्रकार से नेताओं ने संभावित प्रलय को बिल्कुल दबाकर लोगों को बताया, जिससे सब में डर न भर जाए। एस्टेरॉयड की गति को देखते हुए टकराव नज़दीक ही था और टाला नहीं जा सकता था। केवल 48 घंटे बचे थे। सभी विशेषज्ञ इस गणना से एकमत थे। अंतरिक्ष विमानों को टकराव के अनुमानित समय से 2 घंटे पहले उड़ान भरनी थी। उनकी उड़ान इसलिए इतनी देर से रखी गई, जिससे विनाश के बाद वे पूरे 12 हफ्तों तक अंतरिक्ष में रहकर मदद कर सकें। यह अनुमान लगाया गया था कि एस्टेरॉयड उस स्थान पर टकराएगी जहां अब दक्षिण अमेरिका है। सब हर तरह से तैयार थे और उड़ान के लिए सिग्नल ठीक प्रलय के दिन केंद्रीय ऑस्ट्रेलियन समय के अनुसार दोपहर के 12 बजे दिया जाना था। शायद गलत गणना की वजह से, जो बहुत असंभव थी, और शायद एस्टेरॉयड की अनबूझ त्वरित गति के कारण वो आकाश में 11 बजे ही एक नारंगी सूरज की तरह चमकती दिखी। विमान उड़ाने के आदेश तुरंत दिए गए और सारे विमान उड़ गए। पृथ्वी के वातावरण और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर आने के लिए वार्प 1 का प्रयोग अनिवार्य होता है, जो उस समय आज के यूरोप के ठीक ऊपर था। हालांकि वे अंतरिक्ष विमान तेज़ रफ्तार से उड़ने में सक्षम थे, किंतु उन्होंने वार्प 1 का प्रयोग उस समय तक नहीं किया जब एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराई। जब तक वो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर पाई, उसके 3 विशाल टुकड़े हो चुके थे। सबसे छोटा टुकड़ा, जो कई किलोमीटर लंबा था, वहाँ टकराया जहाँ आजकल रेड सी है। दूसरा, जो कहीं अधिक विशाल था, वहाँ टकराया जहाँ आजकल तिमोर सी है। और सबसे बड़ा टुकड़ा वहाँ गिरा जहाँ गैलापागोस द्वीप समूह है। उनका सम्मिलित प्रभाव बहुत भयानक हुआ। सूरज फीका लाल रंग का लगने लगा और पिचके हुए गुब्बारे की तरह क्षितिज की तरफ सरक गया। अचानक वो रुक गया और धीरे धीरे ऊपर होने लगा, लेकिन आधी दूर जाकर ही वो गिर सा गया। पृथ्वी की धुरी अचानक ही बदल गई। विश्वास न करने योग्य विस्फोट हुए, क्योंकि 2 विशाल टुकड़ों ने पृथ्वी की सतह को भेद दिया था। ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, जापान और दक्षिणी अमेरिका में ज्वालामुखी फट पड़े, सारी पृथ्वी पर। एक क्षण में ही पर्वत बन गए और 300 मीटर से ज़्यादा ऊंची लहरों ने ऑस्ट्रेलिया के 80% हिस्से को डुबो दिया। ऑस्ट्रेलिया से तस्मानिया अलग हो गया और अंटार्कटिका का बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया, जिससे पानी के अंदर अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 गहरी घाटियां बन गईं। दक्षिण प्रशांत महासागर के केंद्र में एक विशाल महाद्वीप उभर कर बाहर आ गया। बर्मा का बड़ा हिस्सा बंगाल की खाड़ी में डूब गया। ज़मीन का एक और बड़ा टुकड़ा डूब गया और रेड सी बन गया। वार्प का अर्थ है गुरुत्वाकर्षण का एक गहरा गड्ढा, जहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। क्या विमानों के बाहर निकल जाने के लिए समय बचा था? नहीं मिशेल, क्योंकि विशेषज्ञों ने एक गलती कर दी थी। उनके बचाव में ये कहा जा सकता है कि वे अनुमान नहीं लगा सके कि क्या हो सकता था। उन्होंने ये पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी की धुरी झुक जाएगी, लेकिन वे इसके ऑसिलेशन यानी दोलन का पूर्व अनुमान नहीं लगा सके। विमान वास्तव में फंस चुका था और एस्टेरॉयड के दोबारा पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने से पीछे खिंच गया। उसके अतिरिक्त विमानों पर करोड़ों एस्टेरॉयड के पीछे उड़ने वाले कणों का भी धुआंधार आक्रमण हो रहा था। केवल 7 विमान, जिनमें से 3 में काले लोग थे और 4 में पीले, बहुत कठिनाई से संघर्ष करते हुए पृथ्वी के भयानक वातावरण से बाहर निकलने में सफल हो सके। उनके लिए यह बहुत ही भयानक अनुभव रहा होगा जब उन्होंने पृथ्वी पर इतने बड़े परिवर्तन होते देखे होंगे। आपने प्रशांत महासागर में से उभरने वाले जिस महाद्वीप का वर्णन किया, उसमें कितना समय लगा था? कुछ घंटे केवल। वो महाद्वीप गैसों की परतों के दबाव से उभरा था, जो पृथ्वी के केंद्र तक को प्रभावित करने वाली भारी उथल पुथल से उत्पन्न हुई थी। पृथ्वी के सतह पर उथल पुथल कई महीने तक होती रही। जिन 3 जगहों पर एस्टेरॉयड टकराई थी, वहाँ हजारों ज्वालामुखी बन गए। विषैली गैसें सारे ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप पर छा गईं, जिनसे करोड़ों काले लोग बिना किसी कष्ट के ही कुछ मिनटों में मर गए। हमारे आंकड़ों के अनुसार लगभग सारी मानव जाति और पशु ऑस्ट्रेलिया से मिट चुके थे। जब स्थिति शांत हो गई, तब गणना करने पर केवल 180 लोग जीवित पाए गए। विषैली गैस इस भयानक कांड का कारण बनी। न्यू गिनी में जहाँ गैसें कम मात्रा में पहुँची थीं, वहाँ मृत्यु की संख्या कम थी। ताओ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। कृपया पूछिए। आपने कहा कि काले लोग ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाकर न्यू गिनी और अफ्रीका में फैल गए।
फिर ऐसा क्यों है कि अब वहाँ के एबोरिजिनीज यानी स्थानीय प्रजाति के लोग विश्व भर में पाए जाने वाले काले लोगों की तुलना में इतने भिन्न हैं? बढ़िया प्रश्न किया मिशेल। मेरे वर्णन में और भी कुछ शामिल किया जाना चाहिए था। देखो, उस प्रलय के बाद इतनी अधिक उथल पुथल के कारण यूरेनियम के भंडार पृथ्वी की सतह पर छा गए, जिनसे तेज और शक्तिशाली विकिरणन यानी रेडिएशन निकलते रहे। ऐसा केवल ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ, और जो मौत के मुंह से बच गए थे उन पर भी इसका प्रभाव हुआ, जैसा कि एटॉमिक एक्सप्लोजन यानी परमाणु विस्फोट होने पर होता है। उनके जेनेटिक मटेरियल पर प्रभाव पड़ा, इसलिए अभी तक काले लोगों के जीन्स एबोरिजिनीज यानी स्थानीय प्रजाति के लोगों के जीन्स से अलग हैं। फिर बाद में पर्यावरण में बड़े परिवर्तन आने से उन लोगों की भोजन की आदतें भी बदल गईं। समय के साथ साथ बकरातिनी के ये वासी आज के एबोरिजिनीज के रूप में बदल गए। जैसे जैसे उथल पुथल चलती रही, पर्वतों का निर्माण हुआ, कुछ अचानक और कुछ धीरे धीरे कई दिनों में बने। ज़मीन में गहरी दरारें बन गईं और जिन्होंने कई नगरों को अपने अंदर ले लिया। उनके बंद होने के बाद सभ्यता का नामो निशान तक नहीं बचा। उस भयानक विनाश में ऐसी बाढ़ भी आ गई जो इस ग्रह पर युगों से नहीं आई थी। ज्वालामुखियों ने इतनी राख उगलनी शुरू कर दी जिससे आकाश में बहुत ऊंचाई तक अंधेरा छा गया। हजारों एकड़ के क्षेत्रफल में फैले हुए उबलते हुए महासागरों से भाप निकल रही थी जो उस राख के साथ मिश्रित हो गई। विशाल बादलों से इतनी भयानक वर्षा होने लगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो विमान अंतरिक्ष में उड़ रहे थे वे, मैंने पूछा। 12 हफ्ते बाद उन्हें ज़मीन पर उतारना ही था। उन्होंने उतरने के लिए उस स्थान को चुना जो आजकल यूरोप है, क्योंकि दूसरी जगह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन 7 विमानों में से केवल एक ही सुरक्षित उतर सका। बाकी के विमान पृथ्वी पर 300 से 400 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमते हुए चक्रवात में फंसकर नष्ट हो गए। उन भयानक चक्रवातों का मुख्य कारण था तापमान में भारी परिवर्तन और अंतर जो अचानक ज्वालामुखियों के फटने से हुआ था। इसलिए अकेला विमान वहां उतरा जहां आजकल ग्रीनलैंड है। विमान में 95 सवारियां थीं जो अधिकतर डॉक्टर या अन्य विषयों के विशेषज्ञ थे। उन आपदग्रस्त परिस्थितियों में उतरने के कारण विमान इतना क्षतिग्रस्त हो गया कि वो उसे दोबारा उड़ा नहीं सके, लेकिन वो एक योग्य निवास स्थान का काम कर सकता था। उनके पास लंबे समय तक जीवित रहने के लिए सामग्री थी, जिससे उन्होंने जितना संभव हुआ अपने को सुरक्षित जीवित रखा। 1 माह के बाद वे भी एक भूकंप में नष्ट हो गए, विमान भी, और यह अंतिम विनाश था जिसने इस सभ्यता को पृथ्वी से सदा के लिए मिटा दिया। विनाश की इस श्रृंखला ने, जो एस्टेरॉयड के टकराने से शुरू हुई, सारी जनसंख्या को तितर बितर कर दिया। न्यू गाइना, बर्मा, चीन और अफ्रीका में, जबकि सहारा क्षेत्र में कम प्रभाव पड़ा। फिर भी रेड सी के स्थान पर जितने नगर थे वे सभी नए समुद्र के अंदर डूब गए। संक्षेप में कहें तो पृथ्वी पर एक भी नगर नहीं बचा और करोड़ों मनुष्य और पशु मिट गए। उसके कुछ बाद ही बड़ी भूखमरी भी पड़ गई। ये कहना उचित नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया और चीन की महान सभ्यताएं केवल एक याद और लोक कथा का विषय बन चुकी थीं। इस वजह से पहली बार पृथ्वी पर लोग अचानक नई बनी घाटियों और समुद्रों के कारण तितर बितर हो जाने से नरभक्षी हो गए।